हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद। जय झारखंड। जोहार झारखंड। आप सभी के बीच फिर से एक और वीडियो में हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट पहलू पे, और जो कि ये जो पहलू है, ये जो एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट जो बेसिकली फ्रेशर्स लोग होते हैं ना, जिस एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, जिस पहलू की बात कर रहा हूँ, आज करने जा रहा हूँ, ये फ्रेशर्स लोग, फ्रेशर्स यूँ बोल लो कि जो फर्स्ट टाइमर है, बिगनर लोग है ना, जो कभी अटेम्प्ट नहीं किए हैं जेपीएससी, या तो अटेम्प्ट भी किए हैं तो मेंस लिखे नहीं होंगे, पीटी में पीटी तक ही सीमित है, या तो मेंस लिखे भी होंगे तो उनको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ होगा। हम उसी बात पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जब तक आप लास्ट तक देखेंगे नहीं, तब तक आपको जो कॉन्टेक्स्ट है, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, तब तक शायद समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो इसीलिए एक सिंपल सा लाइन लिख के आया हूँ कि सिविल सर्विसेज डिमांड्स, और ये सिविल सर्विसेज कुछ भी हो सकता है ना, आपका यूपीएससी भी हो सकता है ना, बीपीएससी भी हो सकता है, हमारा जेपीएससी भी हो सकता है, एंड एनी अदर स्टेट पीसीएस। तो कहने का मतलब ये है कि सिविल सर्विसेज मतलब ये एग्जाम का जो डिमांड होता है, डिमांड थिंकर्स, थिंकर्स मतलब जो एनालिटिकल सोचते हैं, एनालिटिकल सोचते हैं। ठीक है। मतलब जो ऐसा नहीं है कि जो बुक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, बुक किस लैंग्वेज, जो बुक का इंफॉर्मेशन है आप सीधे सीधे कॉपी पेस्ट करते हो, कॉपी एंड पेस्ट, वो नहीं। ठीक है, उसको हम थिंकर्स नहीं बोलेंगे। तो सिविल सर्विसेज डिमांड्स थिंकर्स, नॉट जस्ट रोट लर्नर्स। रोट लर्नर्स मतलब रटना वाला है ना, रटने वाला, रटने वाला मतलब जो भी बुक में दिया है, किसी का नोट्स ले लिया है ना, किसी का बुक मतलब जो स्टैंडर्ड बुक है वो ले लिया और उसको आप रट लेते हो, तो वो सिविल सर्विस का डिमांड है ही नहीं, है ना। वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज डिमांड थिंकर्स, नॉट जस्ट रोट लर्नर्स। थिंक, एनालाइज एंड देन अप्लाई, है ना। इसीलिए कहा जाता है सिविल सर्विस जो एग्जाम होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएससी, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, है ना, ये नॉलेज का एग्जाम है ही नहीं, है ना। इट्स नॉट अबाउट सिंपल नॉलेज। ओके। नॉलेज ये क्या है, सीएससी जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, है ना, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, समझ में आ गया। हिंदी में सेम है, सिविल सेवाओं के लिए सोचने वालों की जरूरत होती है, सोचने वालों के लिए। ठीक है, थॉट प्रोसेस, एनालिटिकल स्किल्स, सिर्फ रटने वालों की नहीं। सोचे, विश्लेषण करें एंड फिर लागू करें। तो इसलिए आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मेरा जो आगे का कंटेंट होगा, मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूँ, है ना, जो प्रीवियस बोले तो जस्ट अभी रिसेंट एग्जाम का 11 to 13 जेपीएससी का मेंस पेपर में, कि कैसे आपको घुमाता है। ठीक है। ओके। तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे विदाउट एनी फर्दर डिले, और आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिंपल सा आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है ना, ये क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। देखिए, कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं। फिलहाल जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन को समझिए, पहले 1 मिनट क्वेश्चन को समझिए कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास पॉइंट अगर होते हैं तो पॉइंट हमारे लिए काम आता, मतलब जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि शॉर्ट नोट्स अगर होते हैं आपके पास, शॉर्ट नोट्स पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में अगर आपके पास नोट्स होता, या तो अगर आपने वही लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, ठीक है, लक्ष्मीकांत या किसी का नोट्स, ठीक है, तो वो आपका बेनिफिट होता। फिलहाल हम आते हैं इस क्वेश्चन पे कि भारतीय संघवाद में संघ तथा राज्यों, मतलब संघवाद का मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म। ठीक है, भारतीय संघवाद मतलब इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, के मध्य प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों की विवेचना कीजिए, मीन्स डिस्कस। आपको क्या लग रहा है कि 40 मार्क्स जेपीएससी में क्या सोच के आपको दिया होगा। सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस यहाँ पे जाना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि थिंक, एनालाइज एंड अप्लाई, थिंक, एनालाइज एंड अप्लाई। तो कोई भी क्वेश्चन आप देखते हो, खासकर सिविल सर्विस में, चाहे यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हो, बीपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हो, जेपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले देखिए कि ये हमको क्या क्या उम्मीद हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है ना। और उससे आप ये ऐसा सोचो कि अगर मुझे क्या पता है और सामने वाला क्या लिख सकता है, एक दो पहलू इसका हो, दो एस्पेक्ट, है ना। क्योंकि ये आपको
यूनिवर्सिटी एग्जाम तो है नहीं, है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम तो है नहीं, या तो कॉलेज एग्जाम है नहीं, स्कूल एग्जाम है नहीं, कि अगर हमने भी लिखा है ना तो हमको भी मिलेगा वो सेम मार्क्स, और मेरे बगल वाला जो बाजू है वाला है या तो मेरा कंप्यूटर है ना, और स्टूडेंट है उसको भी मिलेगा सेम 20 मार्क्स, ऐसा तो है नहीं। ये एग्जाम क्या है, कंपेरेटिव है, कि अगर आपसे बेहतर ये लिखा है तो आपको उससे बेहतर मार्क्स मिलेगा। बट बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या होता है, ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर, अगर आपके कंटेंट सेम है तो उससे मिल जाता है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका, क्योंकि देखिए आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका टेक्स्ट बुक सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है ना, तो आप उसको एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, है ना, सीधे सीधे हम आंसर पे जाते हैं। बट ये एग्जाम का जो डिमांड ही है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इस एग्जाम का जो डिमांड जिसने समझा कि हम इस एग्जाम का डिमांड क्या है, क्या आप अभी भी उसी माइंडसेट में हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम सेमेस्टर वाला एग्जाम के माइंडसेट में है कि हाँ हमने पेज भर के आ गया, हमको आता है, हम मेरा हो जाएगा। अगर उसी माइंडसेट में है तो आई एम सॉरी, आप अभी भी नींद में है ना, अभी भी नींद में है, इस एग्जाम को अभी आप समझ ही नहीं पाए हो। ऑल राइट, तो चलिए अभी हम इसको कैसे टैकल करेंगे, हम किस किस पहलू पे जाएंगे, है ना। तो ये हालांकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा ना इस वीडियो में, मतलब आपको जितना मुझे बताना चाहिए मैं बता दूंगा, है ना। किसी एक को लेंगे, फिनेंशियल को लेंगे, या तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव को लेंगे, है ना, प्रशासनिक को लेंगे, या तो वित्तीय को लेंगे। एक को अगर मैं बता दूंगा ना, सेकंड आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसे आपको नोट्स बनाना चाहिए, या तो क्वेश्चन को कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। ऑल राइट, तो चलिए अब सीधे चलते हैं, कि मैं इस बार बार इसलिए हमेशा कहता हूँ कि आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कीजिए, बट सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए, अप्लाई के लिए, एप्लीकेशन के लिए आपको टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, है ना, कहीं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, उनसे जुड़ना पड़ेगा, राइट। और चलिए फिलहाल हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ऑल राइट, चलो, है ना, सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, फिर से क्वेश्चन पे वापस जाते नहीं तो आपको समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन भूल गए होंगे, है ना। चलो अभी डिस्कस किए बहुत सारा चीज़ें, तो आपको लग रहा हो कि अभी हम क्वेश्चन ही भूल गए होंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछ रहा है कि जो बेसिकली क्या है ना, जो सेंटर है, संघ, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट, राज्य, दोनों का जो रिलेशन होता है, ठीक है, संबंध होता है, लिखा होगा कहीं पे, है ना, संबंध जो होता है उस पर बात कीजिए, बट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट टू फाइनेंशियल, मतलब वित्तीय और प्रशासनिक के बीच जो संबंध होता है। थर्ड एक और होता है, वो भी बता दूंगा मैं अभी, है ना, अभी आपको दो ही पूछ रहा है, हो सकता है कि आपको कभी नेक्स्ट तीसरा भी पूछ दे, है ना, तीसरा भी पूछ दे, अभी दो पूछा है सिर्फ आपको, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और वित्तीय, फाइनेंशियल, हो सकता है कि आगे नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है, तो आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, राइट। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए था, और क्या क्या पॉइंट आपको डालना चाहिए था दूसरे के मुकाबले, है ना, तभी आपका बेटर मार्क्स होगा। मैं लास्ट टाइम भी बताया था, क्या बताया था लास्ट टाइम आपको, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि देखो जो आपका सामने वाला है ना, आपसे उस सेम क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं, आपका +1 या तो उससे +2, इतना मार्क्स का अगर हर क्वेश्चन में आपका डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना, तो देखिए फॉर एग्जांपल, फिर से एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। मान के चलिए आपका 4 GS है, मान के क्या चलिए 4 GS सही है ना, और चार चार लिखने होते हैं, एक एवरेज मानते हैं, ठीक है, और एक आपका क्या है, ऑप्शनल पेपर है, जो कि आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला है, ठीक है। अब इसमें भी मान के चले अभी कि चलो हम अभी मार्क्स पे जाते हैं ना, 4 GS पेपर है, अगर हमने बोला कि एक और या तो 2 मार्क्स का ही डिफरेंस हमको दूसरे से अलग होकर के लेना है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने एक GS पेपर में 2 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है, तो 4 दूना 8, मतलब आपका 8 हो गया एक पेपर में, 8 मार्क्स का डिफरेंस दूसरे से, आपका कंपटीटर से, तो 4 पेपर में 8 चौके 32, 32, और यहाँ पे अभी अगर मान के चलो एवरेज 8 ही मान के चलिए, तो 32 और 8, 40 मार्क्स का आपका डिफरेंस हो गया, और यही 40 मार्क्स मेंस के लिए, ट्रस्ट में गाइस, यही आपको मेरिट डिसाइड कर देगा। 40 मार्क्स इज ए ह्यूज मार्क्स, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स इज ए ह्यूज मार्क्स, ट्रस्ट में, है ना। ये अब अगर आप फ्रेशर हो, है ना, या तो अभी मेंस लिखे हुए हो, अगर मेरिट आपका नहीं बन पाया है, तो अभी आपका इस 40 मार्क्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर फ्रेशर है या ना, या अटेम्प्ट नहीं किए, तो आपको शायद अभी इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा, बट जिसका मेरिट नहीं बना है, या तो इंटरव्यू में रह चुके हैं, है ना, या तो मेंस का कटअप क्लियर नहीं कर पाए,
तो उनको इस 40 मार्क्स का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। फिलहाल हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन की बात आती है, तो सबसे पहले हमारा जो पार्लियामेंट स्ट्रक्चर है ना, या तो कॉन्स्टिट्यूशन के पे हमें जाना पड़ेगा सीधे सीधे कि संविधान हमारा क्या कहता है, हमारा जो देश है क्या हम क्या हमारा पूरा पूरा फेडरल स्ट्रक्चर पे है, जैसे यूएसए है ना फेडरल, जो हम संघीय की बात करते हैं, राइट। तो हमको सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान जाना चाहिए कि चलिए, हमारा तो क्वेश्चन पूछा है कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में, राइट, केंद्र और राज्य के संबंध के बीच में पूछा है, वेरी गुड। तो हमारा संविधान क्या कहता है कि हमारा जो देश है, राज्य है, संविधान है, क्या है, फेडरल फेडरल है, नहीं, पूरा प्योर फेडरल नहीं है ना। तो हमको हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्वासी फेडरल। तो ये आपका क्या हो गया, एक आपका पॉइंट बन गया, और ये पॉइंट आपको आंसर पे हाईलाइट होना चाहिए। तो जो ये बेसिकली ये वाला पार्ट है इंट्रोडक्शन का, ठीक है, इंट्रोडक्शन का। जब आप इंट्रोडक्शन देते हो, परिचय देते हो, तो इंट्रोडक्शन में जैसे ही आते हो, तो क्या क्या आपका होना चाहिए कि जो सेंटर आपका, मैं पॉइंट में आपको डील कर रहा हूँ ना, आपको आपको पॉइंट में डील कर रहा हूँ। आपका जो नोट्स बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, तभी आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर सेम चीज़ तो आपका लक्ष्मीकांत में भी लिखा होगा, तो लक्ष्मीकांत को पलटने का आपके पास टाइम रहेगा, लास्ट मोमेंट पे नहीं रहेगा, ठीक है। ना ही किसी कोचिंग क्लास का नोट्स, खुद का नोट्स होना चाहिए। इसलिए मैं आपको साथ पॉइंट पे डील कर रहा हूँ। अगर लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं कि जो सेंटर और स्टेट है, जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है ना, इन इंडिया डिफाइन बाई क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब अर्ध संघीय संरचना में इसका डिफाइन होता है। और ये हमारा कहाँ पे मेंशन है, संविधान में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो और ये आपको इसको क्या कर देना है, आपको अंडरलाइन कर देना है, या तो डबल कोट्स में लिखना है। आपका जब भी आंसर लिखोगे, डबल कोट्स जो भी आपका पॉइंट होगा, अंडरलाइन कर दीजिए इसको, या तो डबल कोट्स में डाल दीजिए, ठीक है, ऐसे करके। ये आपका प्रॉपर पॉइंट हो गया, है ना। जो भी आपका कॉपी चेक करेगा उसको लग गया होगा कि हाँ, इस बंदा या इस मतलब जो भी, उसको पता नहीं है कि लड़का में लिखी है या लड़का लिखी है ना, लड़का या लड़की, गर्ल्स या बॉयज, तो जो भी लिखेगा लगेगा कि नहीं, इस कैंडिडेट में दम है, इस कैंडिडेट में दम है, मतलब इस सब्जेक्ट के प्रति इसका क्या है, उसका जो बेसिक्स है क्लियर है, ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज ए मिक्सर ऑफ है ना, इज अ मिक्सर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। ये आप कहाँ पे चले गए, आप चले गए बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जब स्टार्टिंग में ही पॉलिटी पढ़ते हो, तो आप पढ़ते हो ये सब कि हमारे फेडरल एंड यूनिटरी बायस। इसका मतलब क्या होता है, यूनिटरी का मतलब समझते हैं आप कि जो स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारा केंद्र क्या हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एज कंपेयर टू स्टेट, है ना। हमारा फेडरल तो है, इसलिए बोल रहे हैं कि अर्ध संघीय संरचना, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, है ना। हमारे जैसे कि यूनाइटेड स्टेट क्या है, अमेरिका क्या है, इट्स प्योर फेडरल स्ट्रक्चर, है ना, प्योर फेडरल स्ट्रक्चर। बट हमारा इंडिया क्या है, पूरा फेडरल नहीं है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, क्वासी फेडरल, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और ये मिक्सिंग है किसका, फेडरल का भी और यूनिटरी फीचर्स का, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है ना। यूएसए जैसा फेडरल भी देखने को मिलेगा। फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल का संघीय का मतलब अभी आपको शायद पता नहीं है, तो मैं बता देता हूँ ना। इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का विभाजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर। अब किस किस कौन कौन सा शक्तियां हैं, अब उस पर हम आगे बात करेंगे। और सब सिंपल सा मीनिंग हो गया, संघीय का मतलब क्या हो गया, डिवीजन ऑफ पावर। और हम पूरा पूरा फेडरल नहीं है, भारत क्या है, पूरा पूरा फेडरल नहीं है, पूरा पूरा संघीय नहीं है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, क्वासी फेडरल। इसी को क्या बोलते हैं, कीवर्ड। यही आपको मार्क्स देगा, ठीक है। आप कुछ भी अंधाधुंध यूनिवर्सिटी, सेमेस्टर एग्जाम, कॉलेज, स्कूल जो लिखते हो ना, ऐसा यहाँ पे नहीं चलने वाला है। ये टर्म आपको लिखना मस्ट है, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नंबर मिलने की संभावना है। सेकंड पॉइंट में फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स मैंने बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, भले आप लिखो या ना लिखो कुछ भी, बट ये पॉइंट डाल दिया तो एग्जामिनर समझ गया कि आप कहना क्या चाह रहे हो, है ना। इसीलिए कहा जाता है, एक टर्म है दोस्त, क्वालिटी, क्वालिटी, है ना, वर्सेस क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। तो ये सब क्या लिख रहे हो, है ना, इसको बहुत सारे लोग घुमा फिरा के समझाने की कोशिश करेंगे, बट आपको क्या करना है, सिर्फ इस वर्ड का यूज कर देना है। सिमिलरली इसका भी, है ना,
कि सेंटर का पास ज़्यादा पावर होता है, स्टेट के पास नहीं होता है, नहीं, वो जरूरत ही नहीं है। ये टर्म के लिए सफिशियंट है उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको, ये पहला पॉइंट हो गया, इसको भी हाईलाइट कर देना है या तो डबल कोट्स में लिखना है, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, उसके बाद ये बोल सकते हो कि इंश्योर, है ना, इंश्योर, इंश्योर कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मैं वही बोल रहा हूँ कि पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कीवर्ड के साथ डील कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास होना चाहिए नोट्स। तो और यही मैं आपको ऐसी चीज, यही स्किल्स पे आपके साथ मैं काम है ना, जो पेड बैच है वही करता हूँ बेसिकली, कि आपको कैसे इस चीज़ों को कम शब्द में ज़्यादा कह के निकल जाओ, और जो प्रॉपर शब्द है उसी को कहना चाहिए, ठीक है। तो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए राज्यों के बीच में और संघ के बीच में, है ना, वही सहयोग और समन्वय। और सिंपल सी बात है, उसके बाद हमको सीधे आर्टिकल पे चला जाना है कि कौन सा आर्टिकल ये कहता है, ये जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है ना, राज्य और केंद्र के बीच में, ये आर्टिकल याद रखना है। और आपको पता है कि कौन सा शेड्यूल में मेंशन किया गया, जैसे कि आपका फिफ्थ शेड्यूल हो गया। फिफ्थ शेड्यूल सब क्या कहता है, आपका ट्राइबल लैंग्वेज के साथ डील करता है। सिक्स शेड्यूल क्या करता है, वो भी ट्राइबल लैंग्वेज के साथ डील करता है। और ये कहाँ पे है, सेवेंथ शेड्यूल पे, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट इंट्रोडक्शन पे हो जाता है। और ये जो जो आपको बोल्ड में दिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हूँ, है ना, इसको आपको हाईलाइट कर देना है, हाईलाइट कर देना है बाय अंडरलाइनिंग। और ऐसे डबल कोट्स भी दे सकते हो, बट बेटर इज अंडरलाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बट एक्चुअल एक्चुअल जो हम आए हैं, मतलब अभी हमको आना है, हम आए ही नहीं क्वेश्चन पे, राइट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे मूव करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम क्वेश्चन पे नहीं आए, ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा यहाँ पे सॉरी ओवरलैप कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि फिनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के लिए, याद आ रहा है कुछ, कि जो आपका वित्तीय और प्रशासनिक संबंध है उसके बारे में बताओ। मैंने आपको बता दिया था कि तीन संबंध होते हैं, ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन। सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में तीन टाइप के रिलेशन होते हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन, जिसको हम विधायी बोलते हैं संबंध। सेकंड प्रशासनिक, और थर्ड इज वित्तीय। और सबका आर्टिकल दिया हुआ है, देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको ये करना है, बट आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सिर्फ हमें दो के बारे में बताइए, ठीक है। अगर फिर से क्वेश्चन भूल गए हैं तो चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन समझना ही सबसे बड़े चैलेंज हो जाता है लोगों को, कि हमको लिखना क्या है। उनको लगता है कि हम जैसे ही देखा सेंटर स्टेट हम कुछ भी लिख के आ जाए तो हमको मार्क्स मिल जाएगा। नो, एब्सोल्युटली नॉट। देखो, प्रशासनिक और वित्तीय, दैट मीन्स फिनेंशियल रिलेशन एंड वेर इज दैट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ओके, याद आ गया क्वेश्चन। वापस चलते हैं फिर से हम। तो ये आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, जो कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ डील करता हूँ ऐसे, ठीक है। अब हम आते हैं पहला वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पे आते हैं, ठीक है। दो था रिलेशन हमसे पूछा था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक वाला, ठीक है, और सेकंड में फाइनेंशियल मतलब वित्तीय वाला, ठीक है। फाइनेंशियल, वित्तीय पूछा था। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पे जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पे ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर फोर्थ, पॉइंट नंबर फाइव। देखो 5 पॉइंट में आपको ऐसे दे दिया, ठीक है। अगर ये पॉइंट आपको इसका मीनिंग पता है कि सेंटर और स्टेट मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है प्रशासनिक का, कैसे, देखो सिंपल सोचो ऐसा कि ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों का दायित्व, डेफिनेटली क्यों, मैंने आपको क्या बताया कि यूनिटरी एंड बायस, फेडरल तो हम हैं, है ना, संघीय तो हम हैं, फेडरल विथ यूनिटरी, मतलब इसको शायद एकीकृत बोलते हैं हिंदी में, यूनिटरी इन बायस्ड, ठीक है। इसका मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ कि सेंटर हमारा क्या है, स्ट्रांग है। और जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, S1 S2 S3, ना जितने भी भारत के राज्य है, फॉर एग्जाम्पल झारखंड हो गया, ठीक है। झारखंड, अब इसका क्या दायित्व है, राज्यों का अपना दायित्व होगा, जैसा सेंटर का अपना दायित्व होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है, सब। बट जो ऑब्लिगेशन है ना, ऑब्लिगेशन कैसे, सेंटर जो आपको परमिट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, सिमिलरली सेम पॉइंट ऐसे भी है ना। तो राज्यों का क्या दायित्व है, वो आपका आर्टिकल 256 कहता है। अब इसके बारे में आपको जो लिखना था वो मैं बता दूंगा अभी कि क्या लिखना है, ठीक है। बट आपको पॉइंट ऐसे लिखना है, सिमिलरली डायरेक्शन बाय द सेंटर मतलब केंद्र द्वारा निर्देश। अब जो भी आपको डायरेक्शन मिलता है
है ना। आप सेंटर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल अगर जीएसटी की बात होती है ना, फॉर एग्जांपल जीएसटी क्या है, एक सेंटर जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है ना, सेंटर जीएसटी और स्टेट जीएसटी। आप ये नहीं बोल सकते कि हम स्टेट जीएसटी हम अप्लाई नहीं करेंगे अपने राज्य में। नो। क्यों? क्योंकि हमारा क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय संरचना है, राइट। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे ये सब चीज को, तो ये सब क्वेश्चन कैसे लिखेंगे आप? ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर राज्य परिषद। अब ये सब क्या होता है, ये सब के बारे में आपको डिस्कस कर दूं क्या थोड़ा सा? आपको क्या लग रहा है, डिस्कस कर दूं कि पॉइंट से आपको समझ में आ रहा है? डिस्कस कर दूं। फॉर एग्जाम्पल जो भी कंप्लायंस है ना, यहाँ पे पहला मैं एक लाइन में बता देता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो भी कंपाइलेंस है ना, जो भी कंपाइल, एक सेकंड छोटा लिखा रहा है, ठीक है, ओके। कंपाइलेंस, एक सेकंड, फिर ओके। जो भी कंपाइलेंस है, कंपाइलेंस मतलब जो भी स्टेट, ओके भाई, दिस इज ओके ओके ओके, हाँ, जो भी आपका स्टेट है ना, जस्ट सेकंड गाइस, थोड़ा सा क्यों, हाँ, हमारा जैसे कि स्टेट है झारखंड, ठीक है। अगर हमारा भारत मतलब सेंटर जो भी कंपाइल कर रहा है, मतलब जो भी स्ट्रिक्ट रूल दे रहा है ना, यूनियन का जो लॉज है ना, जो भी लॉ, आप ये बोल सकते हो यूनियन का जो लॉ है, सब लॉ को क्या करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन मतलब फॉलो करना पड़ेगा, मस्ट कंप्लाई विथ सेंटर और यूनियन लॉज, जो कि 256 में मेंशन। सिमिलरली डायरेक्शन बाय द सेंटर मतलब केंद्र द्वारा निर्देशित, और निर्देश इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट इन सर्टेन एरियाज, मतलब कुछ कुछ जो, जब भी उसको लगेगा सेंटर को, है ना, कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ये फॉलो करना पड़ेगा, ये फॉलो करना पड़ेगा, तो जो भी आपको केंद्र से निर्देश दिया जाता है स्टेट को, मस्ट फॉलो, है ना, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान का संरचना ही वही है, फेडरल विथ यूनिटरी बायस। थर्ड, इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि आपका 263 में दिया गया। ये क्या कहता है, जब भी कोई भी आपका डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, डिस्प्यूट बहुत सारे केस में होता है। अभी आप देख लो, झारखंड सरकार क्या कह रहा है कि हमारा बहुत सारे जीएसटी है ना का बकाया बिल जो है अभी मिला नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रेवेन्यू का भी मामला हो गया, है ना, क्योंकि माइंस है तो हमारा कि रेवेन्यू का जितना परसेंटेज शेयरिंग होगा झारखंड गवर्नमेंट का, है ना, वो किसी भी स्टेट के साथ हो सकता है। तो उस टाइप के विवाद को निपटाने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल होता है, अंतर राज्य परिषद 263, ठीक है, ओके। और यहाँ तक कि बहुत सारे इंटर स्टेट के साथ साथ क्या हो सकता है, ये स्टेट टू स्टेट भी हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल आप, आपने कावेरी का नाम सुना होगा, राइट, कावेरी, कावेरी रिवर, कावेरी नदी का कर्नाटका और आई थिंक तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु, दोनों के बीच में क्या चलता रहता है, कावेरी का विवाद है। तो उस केस में भी इंटर स्टेट काउंसिल बैठता है, क्योंकि ये हमारा 263 डील करता है। ऑल राइट। आई थिंक सिर्फ स्टेट टू स्टेट ही इंटर स्टेट काउंसिल, ये वाला शायद नहीं है, जैसे मैं पहले वाला एग्जांपल दे दिया रेवेन्यू साइड का, इसके लिए शायद कुछ नहीं बढ़ता है, सॉरी, है ना, ये देखना पड़ेगा, बट ये एग्जांपल भूल जाइए। ये केरला वाला एग्जांपल ले लीजिए, सॉरी, तमिलनाडु और कर्नाटका वाला, कावेरी रिवर का, ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, ओके ओके। थर्ड वाला आते हैं, मतलब सॉरी फिफ्थ, हाँ फोर्थ, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विस में भी क्या होता है, आप बता सकते हैं? ऑल इंडिया सर्विस एग्जांपल, आईएएस, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑल इंडिया सर्विस क्या हो गया आपका, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ये सब क्या है, एक तरह से ऑल इंडिया सर्विस है। और ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या हो गया आपका, आपका ऑल इंडिया सर्विस का मतलब क्या हुआ, कि ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ही है ना, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, राइट। अब लिखना होता है आईपीएस भी लिख सकते हो, क्यों चेंज यार, है ना, आईपीएस, ठीक है, आईएएस आईपीएस। और क्या होता है, ये लोग दोनों जगह पे काम करते हैं, है ना, सेंटर पे भी काम करेंगे, स्टेट में भी काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट में तो स्टेट सेक्रेटरी, कोई आईपीएस है ना, कोई आपका डीआईजी है, राइट, कोई सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी है, कोई मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब सेंटर कैबिनेट की बात कर रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी वहाँ पे है, तो ये सब क्या है, ये सब आपका रिलेशन का पार्ट है। उसके बाद प्रेसिडेंट रोल, इमरजेंसी जिसको बोल सकते हो यहाँ पे, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी जब इम्पोज होता है तो पहले हटाते हैं, है ना, बहुत सारा हौच पौच हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको इमरजेंसी की,
तो आर्टिकल 356 और 352 है ना, 352 और 356 दोनों को हम देखेंगे, ठीक है। तो अब 356 क्या कहता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेंटर एंड स्टेट की। 356 का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। और ये प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे लगता है, स्टेट पे लगता है, ठीक है। और ये डिसाइड कौन करता है, सेंटर गवर्नमेंट, है ना। प्रेसिडेंट भले इम्पोज करता है बट डिसीजन कौन लेता है, सेंटर। इसलिए सेंटर और स्टेट के बीच में प्रेसिडेंट रूल को भी आपको आर्टिकल के साथ लिखना है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक पहला पॉइंट इसी को, अगर आपको इमरजेंसी, क्योंकि देखिए ये सारा पॉइंट का खेल है, ये सारा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है सब डिटेल्स में। आप प्रेसिडेंट रूल में भी आप 3 पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे। पहला पॉइंट ये, अलाउ प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुमति देता है, यस, है ना। 356 सही कहता है, आपका पॉइंट निकल गया। ऑल्सो नोन एज ए स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। देखिए यहाँ से फिर आपको इसको क्या करना था, इसको हाईलाइट करना था ऐसे, है ना, अंडरलाइन करना था। यहाँ पे इसको प्रेसिडेंट रूल को करना था। तो यही सब पॉइंट आपको निकालना होता है ना, और हाईलाइट करना होता है। सिर्फ आपको पैराग्राफ लिख के आने से नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए प्रेसिडेंट रूल को ही आपने किस टाइप से लिखा, प्रेसिडेंट रूल मतलब इम्पोज हो जाता है, स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं, मतलब राज्य आपातकाल या तो संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। फिर अलाउ प्रेसिडेंट टू रूल आउट द स्टेट्स गवर्नमेंट, मतलब राष्ट्रपति को राज्य की सरकार को हटाने की अनुमति भी देता है। आपने कितने सारे पॉइंट लिख दिए किसमें, आपका जो पहला वाला था क्वेश्चन का पहला पार्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, मतलब आपका जो प्रशासनिक संबंध था, प्रशासनिक संबंध अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है ना। आपका यही सब पॉइंट लिखते तो कितना होता, मुझे लगता है 3 पेज तक चला जाता, 3 पेज तक चला जाता, ठीक, समझ में आ गया। अभी हम 352 पे भी आएंगे, हम अभी 356 में ही है, क्लियर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको क्या करने होते हैं, मेंस में पॉइंट के साथ खेलना होता है, ठीक है, ना कि आपके बुकिश लैंग्वेज के साथ। ये सब इतना इतना सारा एक बुक में एक साथ लिखा भी होगा तो आपको याद नहीं होगा ना, रिवीजन नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद नोट्स नहीं बनाएंगे, केसरी नहीं लगाएंगे कि मुझे कैसे लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, ओके। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स 352 की बात करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को 356 और 352 में डिफरेंस ही नहीं पता होगा, तो अब वो आंसर क्या लिख के आएंगे बताइए आप, है ना। तो 356 में बता दिया कि प्रेसिडेंट रूल होता है स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, कि इसीलिए हमने क्या बताया कि ये राज्य आपातकाल है, स्टेट इमरजेंसी है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है, संवैधानिक आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक इमरजेंसी। बट 352 कहता है ये नेशनल इमरजेंसी है, ये स्टेट इमरजेंसी हो गया, ये हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कब लागू होता है, आपको पता है, फॉर एग्जांपल कोई अगर वार हो गया, ठीक है, कोई आर्म रिबिलियन हो गया, और या तो कोई ये आपका एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिंदी में अगर देखो तो युद्ध की सिचुएशन हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह या तो बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की अनुमति देती है, जो कि आपका इंदिरा गांधी वाला ध्यान होगा, दैट इज कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी, राइट। और इवन फिर 1962 का, है ना, वो भी जो हुआ था वो भी आपका नेशनल इमरजेंसी था। और इस केस में आपको ये भी एग्जाम्पल के साथ देना था कि हमारा झारखंड में भी तो लगा था इमरजेंसी, यही पॉइंट आपको सबसे अलग करता। आपने थ्योरी थ्योरी तो पढ़ लिया, ये बुकिश लैंग्वेज में, अभी आता हूँ मेन पॉइंट पे। ये बुकिश लैंग्वेज में अगर आपको बुक में रट के भी आ गए तो आपने लिख दिया, बट ये एग्जाम्पल झारखंड वाला कौन देगा, कौन सा बुक में मिलेगा। अब झारखंड में कब इमरजेंसी लागू हुआ था वो भी आपको लिखना था, और यहीं पे आपको दूसरे से अलग करता। याद आ रहा है कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आया फ्रेंड्स, कि समझ में अभी भी नहीं आया कि अब झारखंड में स्टेट इमरजेंसी लागू हुआ था कि नहीं, है ना। ये कितने बार इमरजेंसी लागू हुआ है आप कमेंट करेंगे। तो झारखंड का स्टेट इमरजेंसी को भी यहाँ पे आपको एक सेकंड बार बार है ना, स्टेट इमरजेंसी को भी यहाँ पे लिखना, ठीक है, कि एटलीस्ट ये बोल दो कि 1 बार लगा है, 2 बार लगा है, कितने बार लगा हुआ है, और अगर किसके पीरियड पे लगा हुआ था, कौन उस समय सीएम थे और कौन गवर्नर थे, तो गवर्नर का भी रोल यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, और यही जो पॉइंट लिखता है एग्जाम्पल,
यही दूसरे से क्या करता, आपको +1 या तो +2 मार्क्स डिफरेंशिएट कर देता, है ना। और यही आपको क्या है, तो क्या करना था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था यहाँ पे। हमको झारखंड में भी तो हमारा स्टेट मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो क्यों ना हम झारखंड का भी जिक्र करते। तो बस थोड़ा थोड़ा आपको अलग करने की जरूरत होती है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आ गया समझ में। तो इसी टाइप से हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, सेकंड पार्ट था वित्तीय वाला, राइट। तो वित्त, एक सेकंड, अच्छा खत्म हो गया, ओके। चलो, खत्म हो गया है तो चलो वित्तीय वाला के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, आप खुद समझ लेना कि वित्तीय वाला के लिए क्या करना होगा। देखो, वित्त के लिए क्या करना होगा बताइए। अब सेंटर है एंड स्टेट है, मतलब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ना, मैं लिख के नहीं लाया हूँ। आपको सिंपल सा बात है, आपको मैंने बताया फेडरेशन का एक यूज किया, फेडरलिज्म, संघीय, ठीक है, संघीय। तो जैसे ही फाइनेंशियल की बात आती है, वहाँ पे जैसे नॉर्मल फेडरलिज्म की बात आई ना, यहाँ पे आप फाइनेंशियल फेडरलिज्म का यूज कर सकते हो। टर्म है फाइनेंशियल वित्तीय संघीय, है ना। फाइनेंशियल का मतलब हो गया वित्तीय, फेडरलिज्म का मतलब संघीय। अब इसका मतलब क्या हो यहाँ पे भी, और फेडरलिज्म का मतलब मैंने आपको बता दिया था। इस केस में क्या हो जाएगा, नॉर्मल केस में डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर मैंने बताया। डिवीजन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का विभाजन। और यहाँ क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल फेडरलिज्म में क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ क्या हो जाएगा बताइए। डिवीजन यहाँ पावर का नहीं होगा, फाइनेंशियल की बात हो रहा है। और फाइनेंशियल किस टर्म में आता है, टैक्स के फॉर्म में आता है, राइट, टैक्स के फॉर्म में। तो डिवीजन ऑफ टैक्सेस हो जाएगा, डिवीजन ऑफ टैक्सेस। और यहीं पे आपका पॉइंट बन गया, यही हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर लो, जो करना है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर, यहाँ पे डिवीजन ऑफ टैक्सेस। आप यहाँ पे टैक्सेस को क्या करो, यहाँ पे लिखो आप यूनियन लिस्ट, है ना, यूनियन लिस्ट करो, स्टेट लिस्ट करो, है ना, कंकरेंट लिस्ट डालो। आप यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा है ना, जो जैसे कि आपका इनकम टैक्स, है ना, एक्साइज ड्यूटी। स्टेट लिस्ट में आपका जैसे कि सेल टैक्स, है ना, इंटरटेनमेंट टैक्स। अब जैसे फिल्म कोई रिलीज होती है, आप देखे होंगे, है ना, कोई अगर फिल्म रिलीज होती है तो बहुत सारे जो स्टेट होते हैं, फॉर एग्जांपल जो अगर बीजेपी, अगर वो मूवी, अगर जो फिल्म है, अगर वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है ना, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, तो बीजेपी वाले अपने स्टेट में क्या करते हैं, वो टैक्स फ्री कर देते हैं, टैक्स फ्री कर देते हैं। तो जो आपके फिल्म मतलब इंटरटेनमेंट वाली टैक्स है, वो आपकी फ्री हो जाती है, फ्री हो गई। फ्री हो गई तो ये किसके हक में है, मतलब किसके अधिकार में है, वो आपके स्टेट लिस्ट का पार्ट है ना। और यूनियन लिस्ट में आपका जो पर्सनल इनकम टैक्स जाता है, वो गवर्नमेंट को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, बेसिकली टू बी वेरी स्पेसिफिक, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा, सेल टैक्स, है ना। या तो जैसे कि आप रोड टैक्स बोल लो, है ना, जैसे गाड़ी लेते हो आरटीओ, है ना, तो कहाँ पे जाता है आपका, स्टेट में जाता है ना। कोई प्रॉपर्टी के डील का सेल करते हो तो कहाँ पे जाता है, जाता है इसमें, सेल टैक्स का जाता है, जाता है स्टेट में। इंटरटेनमेंट टैक्स का जाता है, अब जाता है स्टेट में। सिमिलरली कंकरेंट, अब बात आती है कंकरेंट, हमने सेंटर का देख लिया, सेंटर स्टेट लिस्ट मतलब, और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे आ जाती है जीएसटी, ठीक है, मैंने बताया अभी, एक सेंटर होता है, दूसरा स्टेट होता है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर जीएसटी की बात करते हो, स्टेट जीएसटी की बात करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं आपके आते हैं इसमें, और भी आगे चीज़ें हैं, बट मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि आपको सेकंड पॉइंट में आपको इस डायरेक्शन पे सोचना था, है ना। तो फ्रेंड्स यही था हमारा, है ना। और जब तक आप इस डायरेक्शन पे काम नहीं करेंगे, तो आपका सोचिए कि नोट्स या तो बुक्स, क्या ये सब इतना चीज़ें आपको रिलेट करके आपको बताता है, नहीं बता पाता। बुक्स क्या होता है कि आपको एक इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है। नोट्स तो बिल्कुल ही नहीं यूज करना है, बार बार कह रहा हूँ। बुक क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। अब इस इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करना। एप्लीकेशन जब तक आप नहीं कर पाएंगे, तक आपका आंसर इस टाइप से नहीं बढ़ेगा। जैसे मैंने जितना ही बताया, बताइए किसी एक बुक में एक जगह पे एक इकट्ठा करके कहीं ऐसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, राइट। तो हमारा पेड बैच ज्वाइन करने के लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर जेपीएससी मेंस एंड पीटी, ओके। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई थिंक वी आर डन, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक वी आर डन, यस वी आर डन। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।